गैल्वेनिक सेल की अगर बात करूं तो गैल्वेनिक सेल में हमने उसकी कंस्ट्रक्शन यानी गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं, एनोड एंड कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। जो हमें पढ़ना है वो टॉपिक स्टार्ट होता है नस्ट इक्वेशन से। हाँ, कहां से स्टार्ट होता है, नस्ट इक्वेशन से। हाँ, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया है वो जस्ट नस्ट इक्वेशन के बाद उनका काम पड़ेगा, तो इसलिए अभी थोड़ी देर सुन लो, उसका जब जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में नीचे एमसीक्यू में जगह नहीं दी हुई है क्योंकि वहां लिखने की जरूरत नहीं होगी। जहां हाँ, जहां पे जरूरत होती है वहां पे शायद यही होता है, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं। आता है ना, वही मुझे लग रहा है। हाँ, अरे आता है, ठीक है, छोड़ो, मतलब समझ गए ना बात क्या करना है स्पेलिंग से। एन आता है या नहीं आता है वो बात की बात है, आप लोग फीलिंग समझ रहे हो, नस्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी जरूरत अभी पड़ेगी। तो उससे पहले सबसे पहले हम समझते हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या करता है, नस्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, एनी कंसंट्रेशन। सुनना बात ध्यान से, जब हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्या अभी दे दूंगा, अभी बैठ जाओ थोड़ी देर। मैं क्या कह रहा था कि जब हमने सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलर, टेम्परेचर कितना था 298 केल्विन। बट नस्ट इक्वेशन मुझे कहां हेल्प करेगी, टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कुछ भी हो, हाँ, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही मान के चलेंगे, यानी 298 केल्विन ही रहेगा, बट कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है। तो एट एनी कंसंट्रेशन अगर हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम कैसे निकालते हैं, नस्ट इक्वेशन से निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। पहली बात खुद सोचो, ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी अगर सारी कंडीशन आइडियल हों तो जो होता है वो ई नॉट सेल होता है। ऑब्वियसली अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होंगी तो पोटेंशियल ई नॉट सेल से तो कम ही होगा ना, यानी स्टैंडर्ड में मैक्सिमम है, तो उससे कम जब सारी कंडीशन आइडियल नहीं है तो माइनस 2.303 RT अपॉन में NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी पावर x लगा दो, इसकी पावर 1। ये क्या होती है, नस्ट इक्वेशन। अब सुनना, अगर मैं इस नस्ट इक्वेशन के अंदर बात करूं तो R क्या है, R इज गैस कांस्टेंट, क्या है, गैस कांस्टेंट। T क्या है, टेम्परेचर। F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, क्या है, फैराडेज कांस्टेंट। और अगर मैं बात करूं N तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन, यानी जो आपकी सेल रिएक्शन होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं उसकी वैल्यू है। अब यहां पे जो कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस ही लेंगे हमेशा, यानी 298 केल्विन। अगर आपको ये नहीं भी पता होगा चल जाएगा, बट इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है कि फैराडेज कांस्टेंट F की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम। 96500 कूलम, मतलब सिंपल शब्दों में फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फैराडेज कांस्टेंट बोलते हैं, और वो 96500, वैसे 487 होता है बट हम राउंड ऑफ करके 96500 ही मानेंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं दे रखा है कि भैया आपको ये वाला यूज करना है तो वो यूज कर लेना,
अदरवाइज आप हमेशा क्या यूज करोगे 96500। तो ये हमारे पास क्या है, नस्ट इक्वेशन है। अब सुनना, नस्ट इक्वेशन में आर एक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर फिक्स है 25 डिग्री सेल्सियस, फैराडेज कांस्टेंट एक कांस्टेंट है। अगर मैं इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास नस्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी पावर एक्स है और इसकी पावर वाई। इस इक्वेशन का यूज हम जनरली करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि जब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसीडर किया जाएगा तो एग्जांपल के लिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन मैंने लिखा जिंक 2+ या जिंक जो है मेरे पास सॉलिड में है प्लस 2Ag है, और यहां जिंक 2+ और ये एक्वस में है, और यहां Ag+ होगा ना एक्वस में, और यहां हमारे पास क्या बन रहा है 2Ag सॉलिड में बन रहा है। ये मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है। अगर मुझे इस इक्वेशन के लिए नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, ये क्यों बता रहा हूं, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि आगे दिए हुए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला जो न्यूमरेट कर रहा हूं, जो आगे दी हुई वैल्यू है कोफिशिएंट है, इनका क्या मैटर है यहाँ। जैसे अगर मैं ई सेल लिखूंगा तो ई सेल इज इक्वल टू कितना होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन। अभी मैं एन की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, बताऊंगा एन की वैल्यू कितनी है, लॉग। अब सुना ध्यान से, हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में कौन है, ये ना, प्रोडक्ट में ये मेरे पास सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन हम इग्नोर मार देते हैं, नहीं लेंगे, 1 होती है इसलिए हम इग्नोर मार देते हैं, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कुछ मतलब ही नहीं लिखने का। ये क्या है Zn2+ एक्वस, यानी कंसंट्रेशन जनरली हम किसका लेंगे, एक्वस का लेंगे। तो अगर मान लिया मेरे पास यहाँ क्या है Zn2+ है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+, इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। तो अगर मैं ऊपर पावर 1 लिखूं तो कोई मतलब बनता है क्या, नहीं ना, नहीं लिखूंगा चल जाएगा, हटा दिया। डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड को इग्नोर मार देंगे, क्या बचा, सिल्वर बचा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ लिखा। अब आगे क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब कंसंट्रेशन लिख रहे होगे तो अगर किसी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो वो पावर में चला जाएगा। ठीक, अब रही बात कि कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, वो सुनना ध्यान से। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर आप बात करो तो जिंक ने जिंक 2+ बनाया तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, एक सिल्वर को 1 इलेक्ट्रॉन मिला होगा, तो भैया 2 सिल्वर जो कितने इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई रिएक्शन बैलेंस है तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस है तो जिंक से जिंक 2+ जाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, तो सीधा सीधा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन में एन की वैल्यू भी रख सकते हो। क्लियर बात। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि अगर मुझे इक्वेशन दे रखी है तो नस्ट इक्वेशन कैसे लिखनी है, उसके लिए एन की वैल्यू मुझे कैसे पता करना है, यानी इलेक्ट्रॉन जितने भी एक्सचेंज हो रहे होंगे वही एन की वैल्यू होती है। और अगर हमारे पास सॉलिड मिलता है कहीं तो हम उसकी कंसंट्रेशन को नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 होती है और 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, चाहे मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इतनी बात हो गई। अब सुनना, हमें नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। जैसे सबसे पहले आपसे पूछ सकता है वर्क निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, वर्क। तो अगर आपसे वर्क निकालने के लिए पूछा है तो क्या होगा, तो वर्क इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक वर्क। क्यों, क्योंकि भाई यहां इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना, क्या पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो यहां जो वर्क होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक वर्क होगा। सही बात है ना। अब सुनो, इलेक्ट्रिक वर्क जो होता है वो क्या होता है बच्चे, चार्ज इंटू में पोटेंशियल, चार्ज इंटू में पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क बोलते हैं। चार्ज कितना होगा,
भाई जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वही तो चार्ज होगा। अगर मान लें कि मेरे पास जिंक था, इसने क्या किया है, जिंक 2+ बनाया है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो चार्ज का ट्रांसफर कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन का। सही बात है। आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, फैराडे यानी F होता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, 2F होगा। अगर ये N हो तो मैं सिर्फ NF नहीं बोल दूंगा, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू 2 है, N तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास, मुझे नहीं पता कितने मोल्स हैं, तो मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, N मोल्स। तो अगर N मोल्स हैं तो मतलब चार्ज अगर मुझे लिखना हो तो चार्ज को मैं लिख सकता हूं मोल्स इंटू में फैराडे और इंटू में पोटेंशियल। कर सकता हूं क्या? तो अगर मेरे पास मोल्स N है, फैराडेज कांस्टेंट F है और पोटेंशियल क्या है, E सेल है, तो वर्क आ जाएगा मेरे पास NFE सेल। क्या आ जाएगा, NFE सेल। सुनना, ये वर्क है। अगर आपसे पूछे मैक्सिमम वर्क, क्या पूछे, मैक्सिमम वर्क, आप बताओ। आप N नहीं बदल सकते, किसी भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं वो फिक्स होंगे, F तो कांस्टेंट है, तो जो बदला जा सकता है वो क्या है, E सेल है। अगर E सेल मैक्सिमम हो जाए तो वर्क भी मैक्सिमम हो जाएगा, और E सेल मैक्सिमम कब होता है, जब E नॉट सेल के बराबर हो जाए। सही बात है। तो अगर मैक्सिमम वर्क पहुंचता है तो हमारे पास W का फॉर्मूला एक और होता है, NF E नॉट सेल, NF E नॉट सेल। पहले इधर देख लो, इधर NF E नॉट सेल, यानी अगर मुझे वर्क से रिलेटेड कैलकुलेशन करनी है तो आइदर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये वाला। वैसे अगर आप देखोगे तो मैंने जो प्रीवियस ईयर में देखा है ज्यादातर क्वेश्चंस इसी से आते हैं, बट मैंने यहां मैक्सिमम वर्क क्यों लिखा, क्योंकि एक आध बार आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क। हम यही फॉर्मूला बार बार लगा रहे होते हैं, बट जब अचानक से ये शब्द पहली बार हमारे सामने आता तो लगता है यार कुछ अलग लगना चाहिए, तो कुछ, हाँ बताओ, ठीक, तो कुछ अलग लगना चाहिए, तो कुछ अलग यहां नहीं लगता है। ई नॉट सेल अगर लगा दिया है तो मैक्सिमम वर्क है वो, और अगर ई सेल लगाया है तो वो नॉर्मल वर्क है। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, वर्क कैलकुलेट करने के बाद जो दूसरा कैलकुलेशन के लिए हमें मिलता है वो है गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी की बात करूं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ वर्क। तो आप बताओ सर, गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला क्या है, NF ई सेल था, आगे साइन क्या लगा देना है, माइनस। ये डेल्टा जी था, अगर मुझे डेल्टा जी नॉट निकालना होता तो, हेलो, हाँ शांत रहो, मैं क्या कह रहा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल, और अगर मुझे डेल्टा जी नॉट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, माइनस NF ई नॉट सेल। क्लियर है बात यहां तक, कि भाई मुझे अगर डेल्टा जी नॉट निकालना है या डेल्टा जी निकालना, फिर से अगर बात करूं तो ज्यादातर क्वेश्चन में आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना। अगर आपको नहीं मेंशन किया हुआ क्या निकालना है तो हमेशा क्या निकालना रहेगा, डेल्टा जी नॉट ही निकालना रहेगा। अब सुनो ध्यान से, आगे अगर हम चलें तो अगला हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहली बात समझो, एट इक्विलिब्रियम यानी जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है ना तो ई सेल जीरो हो जाता है। ई सेल कितना हो जाएगा, जीरो। अगर इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो हो गया है तो एक और बात समझना, जो आप नस्ट इक्वेशन अभी पढ़ रहे थे पीछे, यही थी ना इक्वेशन, इसमें ये जो वैल्यू है ना इतनी, इसको हम बोलते हैं क्यू। क्या बोलते हैं इसको हम, क्यू। रिएक्शन क्वेसेंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर आपको याद होगा क्लास 11 का, तो सेम तरीके से हम क्यू निकालते थे। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी तो जो क्यू है ये के बन जाता है। क्या बन जाता है, के, यानी एट इक्विलिब्रियम क्यू किसके इक्वल हो जाता है, के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं नस्ट इक्वेशन लिखूंगा तो ई सेल जीरो हो गया, इज इक्वल टू क्या है यहां, ई नॉट सेल माइनस
0.059 अपॉन में n log, इसको मैं सीधा k लिख सकता हूं। और अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं, यानी ई सेल को इधर कर दूं या उसको उधर कर दूं, तो क्या हो जाएगा सीधा सीधा फॉर्मूला सर, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन में n log k। ये फॉर्मूला आ गया किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। सही बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। हाँ, एसी बंद करना है। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, पिछले महीने जो है 6,000 रुपया लगा था, चलाने का कुछ फायदा तो होना चाहिए। पता चले कि 6,000 रुपया लगाने के बाद बंद ही करें तो क्या मतलब निकलेगा। सही बात है ना यार। देखो, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन यानी कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, या फिर हाँ शांत रहो, फिजिबिलिटी ऑफ सेल यानी कोई सेल पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो सुनना, किसी भी सेल के पॉसिबल होने के लिए ई नॉट सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और उसका डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, ई नॉट सेल पॉजिटिव है, तो कोई भी सेल फिजिबल है, यानी जो आप सेल बनाने जा रहे हो उसका ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए, तभी बनाने का कोई मतलब निकलेगा, अदरवाइज बेकार व्यर्थ आप मेहनत कर रहे हो। डेल्टा जी उसका नेगेटिव आना चाहिए, अदरवाइज आपकी मेहनत बेकार होगी, वो सेल किसी काम का नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा। तो इससे हम क्या बताते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बताने के लिए ये चेक करते हैं। तो आपको वर्क निकालने आना चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी निकालने आना चाहिए, और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को चेक करने आपको आना चाहिए। क्लियर है बात यहां तक। अब यहीं पर जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था उसको भी लिख देता हूं। अगर मुझे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिखना हो तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो मैंने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में फॉर्मूला क्या बताया था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। सही बात है। तो इस पेज पर आपके लगभग सारे फॉर्मूले आ गए हैं, एक नस्ट इक्वेशन को छोड़ करके। तो मतलब हमने नस्ट इक्वेशन और गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड लगभग सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अब एक छोटी सी बात समझनी है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना इस पे। ठीक, चलें। अब इधर देखो ध्यान से, हाँ शांत रहो, सुनो मेरी बात ध्यान से। किसी भी सेल का जो पोटेंशियल होता है वो ई सेल होता है। ठीक, अब मान लिया आपके पास एक गैल्वेनिक सेल बना बनाया रखा हुआ था, उसमें आपने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी, यानी बाहर से आपने पोटेंशियल सप्लाई कर दिया। तो अगर आपके सेल का पोटेंशियल बाहर के पोटेंशियल से ज्यादा है तो सेल काम करेगा एज गैल्वेनिक सेल। सेल कैसे काम करेगा, एज ए गैल्वेनिक सेल। अगर आपके सेल का जो पोटेंशियल है वो बाहर के पोटेंशियल के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो नो करंट फ्लो, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर आपके सेल का पोटेंशियल बाहर के पोटेंशियल से क्या हो गया, कम, तो ऐसे केस में सेल बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आपको यही पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वगैरह वगैरह। अच्छा, एक और छोटी सी चीज जो यहाँ पे बतानी रह गई थी, ईएमएफ। क्या है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कुछ नया नहीं है, सुना ध्यान से। व्हेन I इज इक्वल टू 0, यानी जब सर्किट में से कोई करंट विड्रॉ नहीं हो रहा है तो उस समय जो ई सेल होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, ईएमएफ बोलते हैं। तो मतलब जो ई सेल का फॉर्मूला था वही ईएमएफ का फॉर्मूला होगा, बट फर्क यह है कि उस समय सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है।
क्लियर बात? तो अब हमने सारे टॉपिक यानी गैल्वेनिक सेल खत्म कर लिए हैं और आप लोगों के पास असाइनमेंट है ही है, तो चलते हैं एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना? आई थिंक 15 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस करेंगे। चलें? तो भाई साहब पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही रहा है और ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन कह रहा है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह तब बिहेव करता है जब एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये प्रीवियस ईयर में आया था, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। सही बात है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो अगले क्वेश्चन में क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग सेल, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन। अच्छा बताओ, जिंक से जिंक 2+, मतलब जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और सिल्वर क्या हो रहा है, सिल्वर क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो आपको पता है जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है उसको हम कहां लिखते हैं, इस साइड में। तो जिंक से जिंक 2+, फिर क्या बनाएंगे, ये बना देंगे। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, एजी लिखना है। अब एजी रिड्यूस हो रहा है, तो एजी प्लस से क्या हो जाएगा, एजी। तो यही होना चाहिए। अब ये जहां दिख रहा है आपको वो चुपचाप ऑप्शन लगा दो, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। अरे सेल रिप्रेजेंटेशन में ये क्या थी, अरे ये सॉल्ट ब्रिज थी ना, ये क्या थी, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है इतना, ये हमारा लेफ्ट साइड वाला एनोड है, क्या है, एनोड। ये इधर वाला क्या होता है, राइट साइड में होता है, और ये क्या होता है, कैथोड होता है। क्लियर बात? तो यहां तक कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, ये भी आसान सा है। पहली बात क्या कह रहा है, ये डेल्टा जी एन ई नॉट सेल। अच्छा ये डेल्टा जी नॉट बोलो या जी बोलो, बात ठीक है। डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव, और ई नॉट सेल कैसा होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। क्लियर बात? यहां भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यानी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए नीचे आपको जगह दे रखी है, तो आप लोग सॉल्व करोगे नीचे। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले कह रहा फाइंड द ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, और मुझे नीचे दोनों रिएक्शन अलग अलग दे रखी है, यानी एजी सिल्वर की और आयरन की, दोनों की। आप बताओ ये जो वैल्यू दे रखी है ये एसआरपी है या एसओपी है, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं। जो गिवन वैल्यू है ये एसआरपी है या एसओपी है, एसआरपी है। क्यों, एजी प्लस से एजी रिडक्शन, Fe2+ से 2 इलेक्ट्रॉन देके Fe, ये भी रिडक्शन है। अगर दोनों रिडक्शन है तो दी हुई वैल्यू क्या होगी, एसआरपी होगी। दोनों में से ज्यादा कौन है, ऊपर वाला ना। जहां एसआरपी ज्यादा होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, कैथोड। सही बात है। ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ये क्या होगा, एनोड। हमने ई नॉट सेल निकालने में क्या पढ़ा था सर, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सर कैथोड का कितना है, कैथोड का है 0.80, माइनस का माइनस 0.44। अगर हम ऐड करेंगे तो 0.80 प्लस 0.44 कितना आ जाएगा, 1.24 आ रहा है ऑप्शन। अच्छा अच्छा ठीक है, उधर 1.24, तो 1 पॉइंट आ गया हमारा 24 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट। क्लियर है बात, ठीक। चल आगे चले, कुछ नहीं अच्छा माना है। चलो ना, ठीक। अगला क्वेश्चन, मुझे दो रिएक्शन दे रखी हैं और फिर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेल रिएक्शन पॉसिबल फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेट अकर। मतलब
क्या रहा है, हमें सेल रिएक्शन चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। आप बताओ, पहली वाली रिएक्शन में नेगेटिव दे रखा है ई नॉट, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, इस ऑप्शन को ऐसे ही खत्म कर दो, ये तो करेक्ट नहीं हो सकता, बाकी ऑप्शन ढूंढते हैं। अगर हम बात करें तो आप एक बार खुद ढूंढो, ये दोनों के दोनों रिएक्शन मुझे क्या दे रखी हैं, रिडक्शन की हैं। अगर रिडक्शन की रिएक्शन है तो ये दोनों वैल्यू किसकी होंगी, एसआरपी की होंगी। अगर ये दोनों वैल्यू एसआरपी की है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सही बात है। अब आपको पता है कि अगर उसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन होने वाला है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होना है ना, तो सर Sn से Sn2+ में जाएगा और सर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बात सही बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन तो ऐसे ही होता है ना, तो ये हमारी OHR रिएक्शन हो गई। सही बात है। अगर हम रिडक्शन वाले पे जाए यानी RHR में, तो सर रिडक्शन होना है तो क्या होगा, Fe3+ था प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा था और क्या बना रहा था, Fe2+। लेकिन सर यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे, बैलेंस करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दूं और इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाए मेरे पास, Sn आ जाएगा प्लस 2Fe3+ गिव्स Sn2+ प्लस 2Fe2+। देखो ये रिएक्शन कहां है, तो अगर हम बात करें बी वाले में है Fe3+, ठीक है, Sn और उससे Fe2+ बन रहा है और Sn2+ बन रहा है, ठीक है, बी वाले में है। अगर हम बात करेंगे, अब देखो ध्यान से, यहां पोटेंशियल भी दे रखा और कहीं होगी मेरे हिसाब से, 3+ Sn Fe2+ Sn2+, यानी यहां भी ये रिएक्शन। तो अगर ये रिएक्शन दोनों जगह पे है तो आप डिसाइड कैसे करेंगे, आप डिसाइड करेंगे सेल पोटेंशियल से। सर सेल पोटेंशियल कैसे निकलता है, आपने बताया था कि सर ई नॉट सेल निकलता है ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सर कैथोड कौन है मेरा, जिसका रिडक्शन होता है वही कैथोड और जिसका ऑक्सीडेशन वो एनोड। तो कैथोड कितना है 0.77 माइनस, सीधा प्लस कर दूं, अल्टीमेटली बाद में प्लस ही लगाना है, तो 0.14 कितना आ जाएगा 0.91। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी है, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं। किससे, तो उसमें नहीं करते, उसमें कोई मतलब नहीं है उसको, नहीं उसमें से कोई लेना देना नहीं है उसको, ठीक है ना। सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है। आगे चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बहुत आसान सा है, डायरेक्टली आंसर बता दो जल्दी से। कह रहा भैया सर्किट से कोई करंट नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको हम, ईएमएफ बोल देंगे भैया, ठीक, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मेरे पास भैया 2 लोग हैं, एक है Sn4 प्लस Sn2 प्लस और इसका दे रखा है वैल्यू 0.15 वोल्ट, और दूसरे का Cr3 प्लस से Cr, इसकी वैल्यू दे रखा है इतना। आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड द टू कपल इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर कनेक्टेड टू मेक सेल। सेल बनाया तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, सिंपल शब्दों में सर ई नॉट सेल कितना होता है बताओ, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आपको कैथोड एनोड कैसे डिसाइड करना होता है, जिसका एसआरपी ज्यादा वो कैथोड, तो एसआरपी किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, तो ये कैथोड हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। तो अगर बात करूं तो कैथोड हमारा कौन है, कहां गया, 0.15 प्लस कर दूं सीधा क्योंकि माइनस है तो 0.74, सीधा कितना आ गया आंसर 0.89 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर, कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो अब थोड़ा सा थ्योरी वाले क्वेश्चन आ गए हैं, मतलब जहां कुछ लिखना भी पड़ सकता है। और वो क्या है, पहला क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ द सॉल्ट ब्रिज वेर यूज्ड इन ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज किया तो क्या होगा, आपको पता है सर्किट, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी, एज ए रिजल्ट सेल डज नॉट वर्क, यानी सेल वर्क नहीं करेगा, बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बस इतना ही, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, इफ
salt bridge is not used, अगर salt bridge यूज नहीं किया, then electric circuit will remains incomplete. Electric circuit will remains incomplete and cell does not work. ठीक, सेल वर्क नहीं करेगा। क्लियर बात? आगे चलते हैं। अगला कह रहे हैं डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल, मतलब आपको एक गैल्वेनिक सेल बना के दिखाना है। ठीक है, क्या करना है? एक गैल्वेनिक सेल बना के दिखाना। मैं चाहता हूं आप डायग्राम भी बना लो और सेल का रिप्रेजेंटेशन भी कर दो। अगर मैं सेल का रिप्रेजेंटेशन करने जाऊंगा तो मुझे पता है कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, तो सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए पैरेलल लाइन खींचते हैं, सॉल्ट ब्रिज। कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cu से क्या बन रहा है? Cu2 प्लस है या प्लस है? Cu2 प्लस। ठीक, और अगर हम बात करें तो ये एक्वस में होगा। यहां क्या हो रहा है? Ag प्लस से क्या बन रहा है? Ag बन रहा है। ये हो गया हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन। और आपको इसका सेल भी अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। क्या करना है? बस एक इधर लेना है, क्या दो कंटेनर लेने हैं। इस कंटेनर में आपको एक रॉड डालनी है, इस कंटेनर के अंदर भी आपको क्या डालनी है? एक रॉड। आपको पता है एनोड कौन है, कैथोड कौन है? एनोड है कॉपर, तो भैया ये रॉड किसकी होगी? कॉपर की होगी। सॉल्यूशन किसका होगा? कॉपर सल्फेट का होगा। यहां रॉड किसकी होगी? सिल्वर की। आप चाहो तो सॉल्यूशन AgNO3 भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन हमने ले लिया क्या? AgNO3, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया थ्रू ए वायर, और यहां बीच में क्या लगा दी? सॉल्ट ब्रिज लगा दी। क्लियर बात? बस आपको क्या कर देना, बाकी लेबलिंग कर देनी है। इधर आपको लिख देना है कि ये एनोड है और ये क्या है? कैथोड। हाँ, ठीक। आप जरूरी नहीं ऐसे यू शेप का, आपको ऐसे टेढ़ा बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बनाना जो ऐसे आप बनाओ, शेप जैसे मर्जी वैसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, सॉल्ट ब्रिज आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? वो बल्ब है। ठीक, नहीं, आप सुना ध्यान से। कह रहा राइट द नस्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। मैं चाहता हूं ये आप लोग भी तो करो। क्या करना है? नस्ट इक्वेशन बस लिखना है, बस लिख के छोड़ देना है। आप बताओ एन की वैल्यू कितनी है? एक Cr से Cr3 प्लस में गए हैं, एक Cr प्लस और दो Cr, 6 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो गड़बड़ नहीं करना है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए? यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन का लेन देना हुआ है। यानी एन की वैल्यू कितनी है? 6 है। क्या सुनो, जब भी ऊपर चार्ज ऑड नंबर में आए तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देना। अरे चार्ज इस पे 2 प्लस का है, उस पे 3 प्लस का है, दोनों क्या है? ऑड है, आपस में डिवाइड नहीं होंगे, कुछ कॉमन भी नहीं है इनके बीच, तो समझ जाना दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है। यानी दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एन की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे मान लिया यहाँ 4 आ जाता तो जो मैक्सिमम होता है वही है। अगर मान लिया कहीं 4 है, यहाँ 2 है, मुझे पता है 4 2 का मल्टीपल है, तो सीधा जो मैक्सिमम वैल्यू है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर दोनों क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना? तो एन की वैल्यू कितनी है? 6। मुझे क्या लिखना है? नस्ट इक्वेशन। क्या होती है नस्ट इक्वेशन? सर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में 6 लॉग, भाई यहां पे क्या है? Cr3 प्लस की कंसंट्रेशन, इसका स्क्वायर अपॉन में यहां क्या है? Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन और इसका क्यूब। ठीक है ना?
तक बात क्लियर है? कोई समस्या नहीं ना? तो यहाँ तो बस नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी थी, हो गया काम। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब आसान आसान से क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, अच्छा लग रहा था। अब थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? इससे न्यूमेरिकल लगभग ऐसे ही मिलते हैं, इससे ज्यादा कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ मतलब ई सेल ही निकालना है, दोनों बातें एक ही हैं। तो आपको पता है कि सर ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है। सुनो ध्यान से, एक और बात सुनो, जैसे मैंने ये वैल्यू डायरेक्टली लिख दी ना, अगर आप एग्जाम में इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दोगे तो टीचर को थोड़ा और अच्छा लगता है कि आपने ईएमएफ लिखा, फिर लिखा ई नॉट सेल माइनस 2.303 आरटी अपॉन में एनएफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी पावर एक्स, इसकी पावर वाई। फिर अगली लाइन में ये लिखा, तो उसको ये पता चल गया कि आपने कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके ये लिखा है। मतलब आप उसको बता रहे हो कि मुझे दोनों इक्वेशन आती है, गलत मत समझना, हल्के में मत लेना मुझे, ठीक? ये नहीं कि मैंने बस एक ही याद कर रखी है। तो ये लिख दोगे तो ज्यादा बढ़िया होता है, बट अगर आप ये भी लिख के आओगे तो नंबर तो मिल जाएगा, बट ये ज्यादा तरीका बढ़िया है अगर आप दोनों इक्वेशन लिखते हो। एक स्टेप में पूरा लिख दिया, अगले स्टेप में कांस्टेंट की वैल्यू रख के हटा दिया। आपको दिखाना नहीं है, काटना पीटना दिखाना नहीं है, आप डायरेक्ट अगले स्टेप में लिख दो। हाँ, उसको पता चलेगा भैया सारी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। आप चाहो लिख सकते हो यहाँ पुटिंग ऑल कांस्टेंट, पुटिंग ऑल कांस्टेंट्स, मतलब सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू हमने क्या कर दिया, रख दिया, और रखने के बाद ये आ गया। अब रही बात, सर मुझे ईएमएफ निकालना है, और ईएमएफ के लिए पहली बात तो मुझे ई नॉट सेल चाहिए होता है। क्वेश्चन में देखते हैं ई नॉट सेल है क्या, कहीं नहीं है ई नॉट सेल। मुझे एल्युमिनियम का दे रखा है और निकल का अलग अलग से दे रखा है, यानी ई नॉट सेल तो नहीं दे रखा है। दूसरी बात, मुझे चाहिए एन, एन की वैल्यू के लिए पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, मुझे इक्वेशन भी नहीं दे रखी है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं करना सॉल्व, कैसे करेंगे हम पूरा। आपने इक्वेशन देख लिया, अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो आपके दिमाग में पहले से एक आइडिया होगा कि आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए और आपको क्या क्या पता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू करें तो मुझे दिख रहा है एल्युमिनियम का होगा ऑक्सीडेशन, कैसे पता चला? सीधा ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था, मुझे तो ये सब वैल्यू ज्यादा कम देखने की जरूरत भी नहीं है। निकल का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि वो राइट साइड में लिखा हुआ है। तो सीधा हम लिखेंगे OHR और RHR। तो अगर हम OHR लिखने जाएंगे तो HR में क्या है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 3+ में जा रहा है, तो मैंने लिखा एल्युमिनियम, और यहाँ एल्युमिनियम से क्या लिखा, Al3+, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन गए। सही बात, ये सॉलिड में था और ये एक्वस में। फिर हमने लिखा RHR यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्या था मेरे पास, निकल 2+ में था, इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इसको कहां भेज दिया, निकल सॉलिड में भेज दिया। सही बात है, क्या इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, सर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और नीचे क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन। तो आपको पता है मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल आउट हो जाएंगे ना 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या हो जाएगा, 2Al सॉलिड में प्लस 3Ni 2+ गिब्स, यहां क्या बना, 2Al3+ प्लस 3 निकल सॉलिड में। लिख लिया रिएक्शन, यानी सेल रिएक्शन लिख लिया। जब सेल रिएक्शन लिख लिया, इसके बाद हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। तो सर ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सर हमें पता है एल्युमिनियम वाला जो है वो एनोड पर होगा और निकल कहां होगा, कैथोड पर होगा। तो बताओ एल्युमिनियम का ई नॉट सेल दे रखा है माइनस का 1.66 और निकल का दे रखा है माइनस का 0.25। निकल कहां होगा, कैथोड में, तो क्या होगा, माइनस का 0.25 और ये प्लस का हो जाएगा 1.66। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 66 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा, 46,
5 कर दो तो आंसर आ जाएगा 1.41 वोल्ट। ई नॉट सेल मिल गया। ई नॉट सेल मिल गया तो यही लिखेंगे एन की वैल्यू। आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आपने कैंसिल आउट किए? 6 इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू कितनी है? 6। आपने अब सारी वैल्यूज लिख ली है। सारी वैल्यूज लिखने के बाद अब आपको लगाना है फॉर्मूला। तो अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला हमारा है EMF इज इक्वल टू, मैं सीधा वैल्यू लिख दूं क्योंकि पीछे फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। कितना है? 1.41। तो मैं ई नॉट सेल की जगह 1.41 लिख रहा हूं माइनस 0.059। इसको राउंड ऑफ करके आप चाहो 0.06 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में कितना है? 6 लॉग। अब बताओ इस रिएक्शन के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट में क्या है? एल्युमिनियम है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम और इसकी पावर पे क्या आएगा? 2। डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन ऑफ निकिल और इसके पावर में क्या आएगा? 3। सही बात है। अगर हम आगे बात करें तो 1.41 माइनस इसको अगर मैं 0.06 मान लूं तो ये कितना आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा। सही बात है। लॉग। आप बताओ एल्युमिनियम की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी थी? एल्युमिनियम में कंसंट्रेशन कहां है भाई? 0.001। 0.001 और इसकी पावर क्या है? 2। निकल की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1। तो 0.1 इसकी पावर क्या हो गई? 3। अगर आप लोग बोलो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग, ये 10 की पावर कितना होगा? -3 और ऊपर पावर है 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -1 है और ऊपर कितना है? 3, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। सही बात है। 10 की पावर -3 से ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? 10 की पावर -3 ही बचेगा। सही बात है। इज इक्वल टू 1.41 माइनस 0.01 इंटू में -3 इधर आगे आ जाएगा। अच्छा बताओ लॉग 10 की पावर -3 की वैल्यू कितनी होती है? -3 ही होती है। कितनी होती है? -3 होती है। तो -3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाई साहब हमारे पास आ गया 1.41 प्लस 0.03 और ऐड कर दिया तो 1.43 आ जाएगा ना, और सॉरी 44 1.44 वोल्ट। ये क्या आ गया हमारा? EMF आ गया। क्लियर है बात? तो EMF निकालने के लिए बोले या ई सेल निकालने के लिए बोले, तरीका सेम ही है। यही आपको प्रोसेस लगानी है। आपको इक्वेशन लिखनी है, सेल इक्वेशन लिखनी है, एन की वैल्यू लिखनी है, ए नॉट सेल अगर नहीं दे रखा है तो निकालना है, उसका फॉर्मूला लिख के आपको सॉल्व करना है। 950 क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इजी सा छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इधर। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है फॉर द रिएक्शन Mg+2Cu प्लस Mg2+ और Cu, और यहां पर ये E नॉट सेल होना चाहिए क्योंकि जी नॉट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? E नॉट सेल होगा। और मुझे फैराडेस कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। तो मुझे सीधा पता है कि सर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? -NF E नॉट सेल होता है। सही बात है। अगर हम बात करें तो इक्वेशन आपको लिखी रखी है, तो भैया एन की वैल्यू पता हो कितना होगा? यहाँ दो मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना देना कितना चल रहा है भैया? 2 का। फैराडेस कांस्टेंट आपको दे ही रखे हैं 96500, ठीक है ना। इसके बाद आपको और कुछ दे रखा है, ई नॉट सेल दे रखा है। ई नॉट सेल कितना है? 2.71 वोल्ट है। तो रखो वैल्यू माइनस एन की वैल्यू 2 इंटू में 96500 इंटू में कहां गया? ई नॉट सेल 2.71 मल्टीप्लाई करो और आपको आंसर मिल जाएगा।
कर लेते हैं मल्टीप्लाई। आंसर आ रहा है माइनस -5 तो हो गया 2 मल्टीप्लाई 96500 मल्टीप्लाई क्या, अच्छा 695 कर दिया था। 2 मल्टीप्लाई 96500 मल्टीप्लाई 2.71 तो आंसर आ रहा है 52303। 52303 ये हमारी वैल्यूज हो गई। सही बात, माइनस तक 3030। अच्छा एक और जीरो है, ठीक है ना। ये हमारी क्या आ गई वैल्यू। अब आप बताओ ये किस में आएगा, जूल में आएगा। आप चाहो तो इसको किलो जूल में लिख सकते हो। अगर किलो जूल में लिखना है तो भैया पीछे से 3 डिजिट पे डेसिमल लगाना है। तो अगर आप किलो जूल में लिखोगे तो हो जाएगा 5230 नहीं 3.030 किलो जूल। क्लियर बात। तो आपकी चॉइस है, आपको किलो जूल में लिखना है या जूल में लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अरे खत्म होने वाला ना, लाइक कर दिया 15 क्वेश्चन ही साथ रहो। 15 का इधर देखो, इधर देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क। अब देखो ध्यान से, इधर ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैंने आपको सिखा दिया, अब आपको रिपीट करना है बार बार। मैक्सिमम वर्क एंड लॉग केसी, एक नई चीज आई है, लॉग केसी निकालने के लिए मैं केसी भी निकालना आपको बता दूंगा। पहली बात, अगर हम बात करें मैक्सिमम वर्क निकालना है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, W इज इक्वल टू क्या, NF ई नॉट सेल। ये किसके लिए हो गया, और मैक्सिमम वर्क। सही बात है। आप बताओ सर मैक्सिमम वर्क के लिए जो वैल्यू चाहिए वो दी है कि नहीं दी है, पहले देखो। ई नॉट सेल मुझे नहीं दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा। इसके लिए सेल मुझे बता रखा है, यानी निकिल का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा, क्या तो एनोड पर होगा। ये कहाँ होगा, एनोड, तो ये होगा हमारा एनोड, और ये कहाँ होगा, कैथोड होगा। सही बात है। तो सीधा सीधा मैं ई नॉट सेल निकालूंगा और कितना आएगा, कैथोड कितना है भाई साहब 0.80, और ये प्लस हो जाएगा सीधा 0.25, तो 1.05 वोल्ट। सही बात है। ई नॉट सेल मिल गया। सर एन क्या होगा, देखो निकिल Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां से एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। फैराडेज कांस्टेंट ऑलरेडी पता है, वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। सही बात है। अब मैं चलता हूं कहां पर, लॉग केसी वाले पे। हाँ लॉग केसी निकालने, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन में n लॉग केसी। ई नॉट सेल 1.05 दे रखा है, ये है 0.059 अपॉन में ये वैल्यू कितनी है 2, और मुझे क्या निकालना है, लॉग केसी। क्या करें, डिवाइड करते पहले, कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1.05 इज इक्वल टू, अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 0.03 होगा लॉग केसी, और अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो इसको मैं 105 और अपॉन में 3 कर सकता हूं सीधा। सही बोल रहा हूं ना, 2 डिजिट पे डेसिमल यहां, 2 डिजिट पे डेसिमल यहां, हटा दिया, क्या आया, लॉग केसी। कितना आ रहा है इसको डिवाइड करने पर, 35 आ रहा है। ठीक, तो 35 आ गया, 35.5 आ रहा है, मतलब ऐसे सीधा सीधा कर रहा होगा, राउंड ऑफ कर दिया ना। हाँ 35 तो 3 3 90, 5 3 15। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लॉग केसी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 35। वैसे तो आंसर आपका ये हो गया, खत्म। लेकिन अगर आपको क्या निकालना हो, केसी, तो आपको निकालना पड़ेगा एंटी लॉग। क्या निकालना पड़ेगा, एंटी लॉग। और वैसे अगर बताऊं, अगर आपको गलती से होल नंबर मिल जाए तो सीधा वो 10 की पावर में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 की पावर। अभी सोचो, अभी आपने लॉग 10 की पावर -3 की वैल्यू कितनी बताई थी, -3। तो आप सोचो जब लॉग में
जो पावर में है वो सीधा आंसर आ रहा है, जो सीधा वैल्यू वो कहाँ चली जाएगी, सीधा पावर में चली जाएगी एंटी लॉग में, क्योंकि एंटी लॉग जस्ट अपोजिट ऑफ लॉग, तो सीधा आंसर किसी कितना हो जाएगा 10 की पावर 35, ठीक है ना। बाकी एंटी लॉग लॉग मैंने पढ़ा रखा है, जरूरत पड़ेगी तो आगे पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़ाया हो, रिकॉर्डिंग है उसकी, ठीक है ना। और बाकी अगर कभी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो एंटी लॉग लॉग एक बार समझा दूंगा, ठीक है। 14 बिल्कुल सेम है। अभी आगे चलते हैं, 11वें के तो सीधा 15 बनाओ। अगला क्वेश्चन है 14th। अगर 14th क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ। आपको पता है ईएमएफ निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए, और उसके बाद कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन मुझे पता है, सही बात है। ई नॉट दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो ई नॉट निकाल लेंगे, कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि रिएक्शन मुझे पता है। सीआर से सीआर3 प्लस, मतलब ये क्या है एनोड, और ये क्या है कैथोड, तो एनोड कैथोड बदल गया तो ई नॉट सेल मिल जाएगा, ई नॉट सेल मिल गया है। एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 और 3 मतलब कितना आ जाएगा 6, यानी एन की वैल्यू पता है मुझे, कंसंट्रेशन दे रखी है, कैलकुलेट कर सकते हो, ईएमएफ पीछे हमने निकाला था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्या निकालना है भाई साहब हमें, डेल्टा जी और ईएमएफ। तो ये भी तो वैसे ही है पहले जैसा ही, ईएमएफ निकालना है तो जो पीछे कर रहे थे सेम। अगर आप देखोगे तो इसका भी नहीं दे रखा है, एमजी दे रखा है मुझे राइट साइड में, कॉपर दे रखा है लेफ्ट साइड में, तो मतलब एमजी क्या हुआ एनोड हुआ, और ये क्या हुआ कैथोड। आप बताओ, अगर आपको एनोड और कैथोड पता है तो ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ये निकल गया। और फिर आपको क्या चाहिए होता है, एन चाहिए होता है। सर एन अगर बात करें 2 प्लस है, 2 प्लस मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा 2 हो जाएगी। हाँ, लेकिन आपको याद है सेल रिएक्शन वगैरह लिखनी है आपको, जैसे मैंने लिखा था ना OHR RHR वो सब लिखना है, ठीक है ना। हाँ, अब अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ, डायरेक्टली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि अगर आप लिख के आओगे तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, और कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता है। अगर आप लिखोगे तो बहुत कम समय लगता है, तुरंत हो जाता है, ठीक है। एमसीक्यू में नहीं करना है, 2 मार्क्स का है, 1 नंबर का है तब भी नहीं करना है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का कैसे भी हो तो आपको प्रॉपर लिखना है सब कुछ। अगर मान लिया ये 3 नंबर का आ जाए, हाँ शांत रहो, 3 नंबर का आ जाए तो आपको डायग्राम भी बना देना है, और डेल्टा जी आपको पता है क्या निकालना है कैसे, ठीक है ना। हाँ बताओ, जो डेल्टा जी है और उसमें कोई ई नॉट है तो फिर पॉजिटिव लेंगे, तो ये डेल्टा जी नॉट, हाँ बताओ, पॉजिटिव एनएफ ई नॉट एनएफ ई नॉट तो नेगेटिव नहीं आएगा ना, क्यों नहीं नेगेटिव डेल्टा आएगा, जी लगा दे, क्यों नहीं, अरे नेगेटिव क्यों नहीं आएगा, वो तो आएगा ही। हाँ ठीक है ना, तो डेल्टा जी जैसे आता था सब वैसे आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी अगली क्लास में आओगे तो ये चेक करूंगा सबने किया है कि नहीं किया है, और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, हाँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।